Hello everyone, welcome to study UPSC PSC with शान। ये 9th सेशन है 5 MCQ 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के एंड आज हम 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड साथ में 5 MCQ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे हम आप क्या करते बैंक पर पैसा डिपॉजिट करते, फिर कंपनी भी क्या करता है बैंक पर पैसा डिपॉजिट करता है एंड जो हम डिपॉजिट करते हैं वो सेविंग अकाउंट में करते, करंट अकाउंट में करते, फिर FD के फॉर्म में करते हैं। तो जो पैसा डिपॉजिट हुआ उसे क्या कहा जाता है? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड लायबिलिटीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उन्होंने X अमाउंट बैंक पर डिपॉजिट किया। अगर वो चाहते हैं कि किसी भी टाइम उस X अमाउंट को विड्रॉ करे तो इसको क्या कहा जाएगा? डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या है? एक पर्सन है Y, उन्होंने X अमाउंट क्या किया? डिपॉजिट किया। अगर लेकिन वो किसी भी टाइम इसे विड्रॉ नहीं कर सकते, वो अगर 1 ईयर के लिए इसे बैंक पर डिपॉजिट रखा है तो इसे हम क्या कहेंगे? टाइम लायबिलिटी एंड इसे फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल बैंक के पास NDTL है कितना? 100 करोड़। क्या बैंक ये 100 करोड़ लोन के फॉर्म में दे सकता है ताकि बैंक पैसा कमाए? नहीं। यहाँ पर एंट्री होता है RBI का। RBI कहता है तुम इन 100 करोड़ NDTL में से कुछ परसेंटेज तुम क्या करो? रिजर्व रखो, कैश फॉर्म में मेरे पास तुम ये रिजर्व रखो। तो बैंक क्या करता है? कुछ परसेंटेज NDTL का क्या करता है? रिजर्व रखता है RBI के पास एंड इस रिजर्व को हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। फिर क्या होता है? फॉर एग्जांपल बैंक के पास अभी 95 करोड़ रह गया। क्या बैंक ये 95 करोड़ को इन्वेस्ट करेगा? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल बैंक ने ये 95 करोड़ कम्प्लीटली इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आया कि जो कस्टमर्स है राइट, उन्होंने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया एंड एक टाइम आएगा क्या? बैंक के पास पैसा नहीं होगा एंड जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक का क्या होगा? हालत ख़राब होगा, फिर बैंक फेल भी हो सकता है। तो ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसे सिचुएशन अराइज ना हो तो बैंक क्या करता है? बैंक कुछ पैसा यहाँ से, कुछ परसेंटेज यहाँ से रिजर्व रखता है अपने पास एंड इसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर बैंक क्या करता है? कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा कैश में, फिर गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशंस आया तो बैंक क्या करेगा? इसको बेचेगा एंड फिर ऐसे कंडीशन से बचेगा। तो ये है सिंपल कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड CRR जो है ये कौन डिसाइड करता है? ये RBI टाइम टू टाइम ये डिसाइड करता है एंड CRR को मेंटेन करने के और भी बहुत रीजन्स है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब इन्फ्लेशन को कैसे रोकेगा? अगर सरकार ज़्यादा CRR लगाता है, अगर CRR रेट, कैश रिजर्व रेशियो का रेट ज़्यादा होता है तो बैंक के पास पैसा कम होगा एंड जब बैंक के पास पैसा कम होगा वो लोन कम देगा जिसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन RBI को बहुत इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को बैलेंस करके लेके जाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? MCQ को सॉल्व करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो। द CRR इन इंडिया डिसाइडेड बाय RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। CRR कैन बी मेंटेन्ड इन इधर गोल्ड और कैश। नहीं, यह रॉन्ग स्टेटमेंट। CRR क्या करना होता है? सिर्फ कैश के फॉर्म में RBI के पास मेंटेन करना होता है, वहाँ पर रिजर्व रहेगा। ओके, फिर क्या है? सो ऑप्शन 2 इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर ऑप्शन 3 जैसे बैंक्स डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इज़ विद द RBI अंडर द CRR रिक्वायरमेंट। इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने यहाँ से RBI के पास 5 करोड़ रखा तो RBI बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, राइट। So how many of the statement given above are correct? Option B, only 2 is the correct statement. Okay, now let's move to next discussion. So हमारा next topic है layers of atmosphere. Based on change in temperature, atmosphere can be divided into 5 layers. कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हम इन लेयर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनका कुछ मैकेनिज्म्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर के जो मैकेनिज्म्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर स्ट्रक्चर। ये जो है ये ग्राउंड से कितना है? 0 to 18 किलोमीटर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। देन स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक, फिर है आयनोस्फेयर है एंड देन एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर है। तो हम क्या करेंगे? एक एक लेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका कुछ मैकेनिज्म भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो जैसे हमारा फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ओके। सो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये रहा ग्राउंड, राइट, एंड यहाँ पर जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। एक्सटेंस 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स। ये हम आपको एक डिस्कशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा अर्थ सरफेस, तो इसका मतलब ये कहा कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये 18 किलोमीटर वाइड है इक्वेटर में एंड 8 किलोमीटर वाइड है कहाँ पर, पोल में। ये क्यों होता है? सी, इक्वेटर में क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा आता है। जब ज़्यादा आएगा तब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, हीट ज़्यादा होगा। जब हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तब यहाँ पर एयर राइज होगा, एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक्सपांड होंगे, फिर वो राइज होंगे। अगर इसके कंपैरिजन में हम पोल्स को देखें, राइट, पोल में क्या है, ये एक कूलर रीजन है। यहाँ पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बहुत कम आता है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। एंड यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल जो है वो डेंसर होते हैं एंड एयर इतना ऊपर रीच नहीं कर पाता है क्योंकि टेम्परेचर ही कम है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो वाइड है ये सिर्फ 8 किलोमीटर है। तो ऐसे होता है ट्रोपोस्फेयर का डायग्राम, एक्चुअल नहीं जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, राइट। तो ये ऐसे होता है, 18 किलोमीटर होता है कहाँ, इक्वेटर में, एंड 8 किलोमीटर होता है कहाँ, पोलर रीजन में। फिर हम देखेंगे सी, ट्रोपोस्फेयर एंड्स इन ट्रोपोपोज। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक लेयर है, राइट। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। ये ट्रोपोपोज क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर को डिवाइड करता है। एंड इस ट्रोपोपोज में क्या होता है, इन ट्रोपोपोज में स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ओके। फिर क्या होता है, टेम्परेचर -80 डिग्री ओवर द इक्वेटर एट ट्रोपोपोज एंड -45 डिग्री एट द पोल्स। यस, ये रहा ग्राउंड का सरफेस। जैसे हमें पता है नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, जब हाइट इंक्रीज होता है तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। एंड ये कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में। तो जब एयर राइज करेगा, एंड थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, 18 किलोमीटर वाइड थिकनेस कहाँ पर है, इक्वेटर में, ओके। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर ज़्यादा राइज कर रहा है, 18 किलोमीटर तक जा रहा है। एंड ज़्यादा ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पर -80 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन अगर हम पोल पर देखें, पोल पर सिर्फ कितना है, 8 किलोमीटर। तो एयर कितना तक जाएगा, सिर्फ 8 किलोमीटर तक। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, -45 डिग्री एट ट्रोपोपोज। ये रहा ट्रोपोपोज। फिर क्या है, ऑल वेदर फेनोमेनन कॉन्फाइंड एयर। जितना भी वेदर फेनोमेनन है, साइक्लोन्स, रेनफॉल, सब कुछ कहाँ होता है, इस रीजन में होता है। एंड इस रीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्टिव रीजन कहते हैं। जैसे कन्वेक्शन साइकिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये रहा ग्राउंड सरफेस, ये रहा सनलाइट आया, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर एयर क्या करने लगा, एयर राइज करने लगा। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का जब वो हीट होते वो एक्सपांड होते, एंड जब वो एक्सपांड होते वो ऊपर मूव करने लगते, ओके। तो जब यहाँ पर ट्रोपोपोज में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये स्ट्राइक करेंगे, देन कुछ विंड क्या करेगा, लेफ्ट में, कुछ राइट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर जोन है। एंड यहाँ पर लो प्रेशर जोन ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, जैसे ये रहा एयर मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं होगा। लेकिन कूलर रीजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास रहते हैं, राइट। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा पास रहेंगे, एक के ऊपर एक रहेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, हीट आया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इनको क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, एंड फिर क्या हुआ, ये एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करने लगे, ओके। तो जब ये ट्रोपोपोज में स्ट्राइक करेंगे, देन वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर जोन में आके यहाँ पर सिंक करेंगे। सो हाई प्रेशर में क्या होता है, एयर डिसेंट होता है, एंड लो प्रेशर में क्या होता है, एयर एसेंट होता है, एयर राइज होता है। एंड फिर हाई प्रेशर से विंड क्या करेगा, लो प्रेशर की ओर मूव करने लगेगा। तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सो एक इसलिए हुआ कन्वेक्शन साइकिल के कारण। तो इसलिए ऑल वेदर फेनोमेनन इस रीजन में ही पाए जाते हैं। ना हम देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। कन्वेक्शन एंड्स एंड कंडक्शन स्टार्ट्स। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर की तरह यहाँ पर नहीं, ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। इस लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, एंड जिसके कारण क्या होता है, हार्मफुल जो यूवी रेज है वो हमारे ग्राउंड सरफेस पर नहीं आ पाते। यो ओजोन लेयर या मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है।
लेयर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फेनोमेनन, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं है, कंडक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं, कोई भी वेदर फेनोमेनन नहीं है। एंड जब यहाँ पर वेदर फेनोमेनन नहीं होगा, राइट, ये विंड मूवमेंट्स नहीं होगा ज़्यादा, तब ये आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जेट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आइडियली यहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं, काम वेदर रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन हम देखेंगे क्या, मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर। यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है वो ट्रोपोस्फेयर का, क्या, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट -90 डिग्री एट टॉप, राइट। एंड जो स्ट्रेटोस्फेयर को एंड मेसोस्फेयर को डिवाइड कर रहा है, इस लेयर का क्या नाम है, स्ट्रेटोपोज। जैसे हमने ट्रोपोपोज पढ़ा था, इसका नाम है स्ट्रेटोपोज। मेटीरियल्स यूजुअली बर्न्स हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या है, मेटीरियल्स यहाँ पर बर्न होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, कंडक्शन अगेन। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे हुआ था, थर्मोस्फेयर में भी ऐसे ही होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। एंड यहाँ पर क्या है, आयोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है, ओके। एंड ये चार्ज्ड आयंस क्या करते हैं, ये आयंस शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं डे एंड नाइट डिफरेंट टाइम में, ओके। फिर क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स दिस लेयर। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से लेयर को ऑर्बिट कर रहा है, तो ये होगा कौन सा, थर्मोस्फेयर में। एंड ऑरोरास ऑकर इन लोअर पार्ट ऑफ दिस रीजन। सी ऑरोरास क्या होता है, जैसे सन से सोलर फ्लेयर्स आ रहा है, ये रहा हमारे अर्थ, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटोस्फेयर है, राइट। तो ये जब आते हैं, राइट, ये आने के बाद क्या होता है, मैग्नेटोस्फेयर में स्ट्राइक करके वो अर्थ के डिफरेंट साइड से चले जाते हैं। तो ये हमें नज़र आता है मोस्टली पोलर रीजन से। डिफरेंट कलर्स जो है हम देखते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर रेनबो कलर के होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑरोरास कहते हैं। फिर है एक्सोस्फेयर। ये जो एक्सोस्फेयर है, ये है अपर मोस्ट लेयर, इसे हम आउटर स्पेस भी कहते हैं। यहाँ पर होता है क्या, एटमॉस्फेयर लेयर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम उस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फेयर। First, one important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer. Yes, it's a correct statement. In this layer, the International Space Station orbits Earth. No, ये कहाँ पर होता है, थर्मोस्फेयर में होता है। फिर in this layer, jet aircraft and weather balloon fly. Yes, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदर फेनोमेनन नहीं होता है, राइट, काम वेदर रहता है, स्टेबल एयर रहता है, इसलिए एयरक्राफ्ट आइडियल सिचुएशन, एयरक्राफ्ट के लिए आइडियल सिचुएशन होता है। तो how many of the statements given above are correct? Option B, only 2 is the correct statement. Now let's move to next discussion. Which one of the following is the correct sequence of water in the order of descending existence on Earth? तो पहले हम इसे देखते हैं कि अर्थ के जो वाटर है ये कहाँ पर है, कौन ज़्यादा परसेंटेज है इसके पास, तो हम इसको पढ़ेंगे अभी। सी जैसे यहाँ पर है, वेयर इज़ अर्थ वाटर, फॉर एग्जाम्पल 100% है वाटर अर्थ में, राइट। तो 100% में से ओशन में कितना है, 96.5% है। एंड ओशन वाटर क्या होता है, सेलाइन होता है। एंड अदर सेलाइन वाटर्स क्या है, 0.9%। तो टोटल कितना हुआ, फॉर एग्जांपल हमने ये अप्रॉक्स लिया, 97% है टोटल क्या, सेलाइन वाटर। बाकी कितना रह गया, फ्रेश वाटर 2.5%। इन फ्रेश वाटर में से, इन 2.5% में से ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में कितना है, 68.7%। एंड ग्राउंड वाटर में कितना है, 30.1%। एंड रिमेनिंग कितना रह गया, सरफेस और अदर फ्रेश वाटर, राइट। एंड ये कितना है, 1.2%। एंड इन 1.2% में से ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट में कितना है, 69%। लेक्स में कितना है, 20.9%। से काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो इसे अच्छे से मेमोराइज करना है, राइट, इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसे अच्छे से मेमोराइज करना है। सॉइल मॉइस्चर में कितना है, 3.8%। एटमॉस्फेयर में कितना है, ओनली 3%। रिवर्स में कितना है, 0.49%। तो अब हम क्या करते हैं, इस MCQ को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने देखा, ओशन के पास क्या होता है, ओशन के बाद क्या होता है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में ज़्यादा होते हैं। सो ये लेक्स, ये नहीं होगा। आइस कैप्स यहाँ पर फर्स्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग एग्जिस्टेंस कहा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले होगा ओशन, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, फिर ग्राउंड वाटर एंड फिर लेक्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। सी यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सी यहाँ पर 4 मेजर टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो फर्स्ट कौन सा है, फ्रिक्शनल। सी इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए,
ये पर्टिकुलर एक एक्स कंपनी में जॉब करता है। सो अब क्या हुआ, वो एक्स कंपनी से रिज़ाइन कर लिया, अब उसको वाई कंपनी में ज्वाइन करना है। तो उसने वाई कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, वो वेट कर रहा है। ओके, तो ये जो गैप रहेगा, रिज़ाइन से इंटरव्यू के पीरियड जो गैप रहेगा, आई मीन नौकरी मिलने तक जो गैप रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उस टाइम में वो क्या रहेगा, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, वो कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी चेंज किया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए हमसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है कि हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल जब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप एक एग्जांपल से समझता हूँ, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में 100 लेबर्स हैं। ओके, एंड एक टाइम क्या आता है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशीनरी आते हैं, फिर रोबोटिक्स से क्या होता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तब क्या हो गया, 100 लेबर में से 50 लेबर को कंपनी ने बाहर निकाल दिया, अभी सिर्फ 50 लेबर है। एंड ये जो 50 लेबर से जो बाहर गए, जो अनएम्प्लॉयड हुए, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ है, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट, एंड इसके कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। देन आता है क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम एग्जांपल जैसे लेते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, राइट, जैसे हार्वेस्ट सीजन के बाद क्या होता है, ये एग्रीकल्चरल जो लेबर होते हैं ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जब सीज़न आता है, क्रॉप्स के जो सीज़न आता है, शोइंग सीज़न, फिर हार्वेस्टिंग सीज़न, उस पीरियड में ही वो बस एम्प्लॉयड रहते हैं, बाकी सीज़न में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, राइट। अगर कंट्री के इकोनॉमी का हेल्थ अच्छा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, अगर बुरा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। फॉर एग्जांपल, कंट्री में ग्रोथ हो रहा है, राइट, जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब क्या होगा, लेबर चाहिए होगा, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अगर स्लो ग्रोथ चल रहा है, जीडीपी क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड इसके कारण क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो ये मोस्टली मैटर करता है क्या, इकोनॉमी के हेल्थ के। सो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट्स द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स ओवर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स। इसके बेसिस पर ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। Which of the following type of unemployment occurs as a result of people voluntarily changing jobs within an economy? यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्ट्रक्चरल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, रिजल्ट ऑफ पीपल वॉलंटरली चेंजिंग जॉब्स, एक्स कंपनी से वाई कंपनी जा रहे हैं, यहाँ पर रिजाइन करके यहाँ पर जा रहे हैं, एंड ये जो गैप पीरियड रहेगा इसको हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। सी, ब्रिक्स जो ग्रुपिंग्स है, राइट, ब्रिक्स के 15 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ओके, एंड यहाँ पर क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग 2 डिक्लेरेशन साइंड हुआ था। ये इस बार इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 न्यू मेंबर यहाँ पर परमानेंट मेंबर बने ब्रिक्स के। कौन कौन से, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। यहाँ पर ब्रिक्स से हमें पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये पहले से थे, ओके, इस ग्रुपिंग में, लेकिन इस बार के समिट में ये 5 मेंबर्स न्यूली ऐड हुए हैं। ओके, एंड इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, जैसे हमारे पास ब्रिक्स तो है ही, फिर CU इन ईरान, ओके, S से सऊदी अरबिया, E से इजिप्ट, E से इथियोपिया, U से UAE एंड I से ईरान। जो रेड मार्क हो रहा है कैपिटल लेटर्स में वो के कंट्री से। ओके, ये जो ग्रुपिंग्स बना था, ओके, ये क्या होगा था, ये एमर्जिंग इकोनॉमीज जो कंट्रीज थे वो एक साथ मिलके ये ग्रुपिंग बना था। एंड कुछ जो फैक्ट्स है, ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2001 में ये एक्चुअली इसका मॉडल बनाया था। फिर क्या हुआ, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, राइट, ये भी याद रखना है। फिर क्या है, इसका कुछ मेजर इनिशिएटिव जैसे है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये फॉर्म हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनने के बहुत से रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ऐसे है, जैसे वर्ल्ड बैंक को या IMF को कौन डोमिनेट कर रहा है, USA प्लस यूरोपियन कंट्री, राइट। सो ये USA प्लस यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब एमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, जैसे रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, ये क्या सोचते हैं अभी, इनको भी
क्या करना होगा, बैंक स्टार्ट करना होगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF के लाइन पर। तो क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हुआ। वो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ NDB's फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर चाइना। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फंडिंग है, राइट, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पैसा एंड फंड प्रोवाइड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, MCQ को सॉल्व करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडिया, सऊदी अरबिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑल 5 आर मेंबर्स। ये बहुत से अच्छे से याद रखना है कि ये जो कंट्रीज है 5 न्यू मेंबर कंट्रीज, इनको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।